हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, स्वागत है पॉलिटी की सीरीज में। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख संसद का उल्लेख करता है? यानी संसद होनी चाहिए ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 79 यानी 79 है, या फिर अनुच्छेद 72 है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल्स 79 जो है वह कहता है हमारी संसद के बारे में कि एक संसद भी होनी चाहिए। वहीं बात कर लें अनुच्छेद 73 की, तो अनुच्छेद 73 जो है वह संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 78 यहाँ पे देखने को मिलता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में जो है प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में उल्लेख करता है, और 79 तो संसद के बारे में उल्लेख ही करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है अथवा कम कर सकता है। तो क्षमा दान देने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 79 जो है हमारा, यह बात करता है भारतीय संसद के बारे में कि एक संसद भी होनी चाहिए, उसके गठन की बात कहता है। तो ये थे इस क्वेश्चन से संबंधित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा की संरचना और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके की बात करता है? जो हमारी राज्यसभा है उसकी संरचना और उनके सदस्यों के चुनाव से संबंधित कौन सा लेख है यहाँ पे? अनुच्छेद 82 है, अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 90 है, अनुच्छेद 80 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 80 कहता है कि हमारे जो राज्यसभा है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए और उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होना चाहिए, यह जो है उल्लेखित है अनुच्छेद 80 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वही बात कर लें आर्टिकल 90 की, तो आर्टिकल 90 जो है उपसभापति के बारे में उल्लेख करता है, उनके रिक्त होने से संबंधित या फिर उनके त्यागपत्र देने से संबंधित या फिर उपसभापति को हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित जो भी उल्लेख है वह मिलता है आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 81 क्या कहता है? तो आर्टिकल 81 जो कहता है लोकसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 82, तो अनुच्छेद 82 जो है यह कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होना चाहिए, ये जो है अनुच्छेद 82 कहता है। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी 80 अनुच्छेद जो है हमारा, यह संरचना की बात करता है राज्यों और उनके जो है राज्यसभा में सदस्यों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्यसभा का गठन होता है हमारा, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर गवर्नर के द्वारा अथवा अध्यक्ष के द्वारा? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही चुनते हैं कि कौन जो है राज्यसभा का मेंबर होगा। वो अपनी पार्टी से चुन के भेजते हैं राज्यसभा में अपने नेता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि की जो है चुनाव करते हैं कि कौन सा सदस्य जाएगा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसके बीच है? यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो राज्यसभा है उनके प्रतिनिधियों की संख्या किनके बीच आपको देखने को मिलती है? किस संख्या के बीच में? 238 के लगभग है कि 212 के कि 200 के या फिर 220 के? यहाँ पे जो राज्य प्रतिनिधियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो संख्या है वह 238 के लगभग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको यह अधिकार होता है कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित करे खुद के द्वारा। तो वो कितने सदस्यों की संख्या होती है? 20 सदस्य होते हैं, 18 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 15 सदस्य होते हैं?
हमारा जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 सदस्य। 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई समिति नहीं है। यहाँ पे अस्थाई समिति कौन सी नहीं है? लोक लेखा समिति? जी नहीं, इसे हर वर्ष जो है गठित किया जाता है, मतलब कि यह एक अस्थाई समिति कही जाएगी। आचार्य समिति, रेलवे कन्वेंशन समिति या फिर व्यावसायिक सलाहकार समिति। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो होती है उस पर बातचीत करने के लिए यह कमेटी गठित की जाती है। उसके बाद इसे जो है भंग कर दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, रिपोर्ट होने के बाद। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अस्थाई समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व उनमें से कौन सा सच नहीं है वो जो है छांटिए। अस्थाई समितियाँ अस्थाई समितियाँ हैं जिनका गठन नियमित आधार पर किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। तदर्थ समितियाँ अस्थाई समितियाँ होती हैं जो कार्य पूर्ण होने पर भंग हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विशेषाधिकार की समिति एक तदर्थ समिति है। नेक्स्ट है, उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति अस्थाई समिति है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, कौन से कथन सत्य होंगे देखते हैं। समितियाँ, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा, विशेष अधिकार की समिति एक तदर्थ समिति है, ये सही होगा। उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति का एक अस्थाई समिति है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ सही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 और 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो लोक लेखा समिति के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, समिति 1919 में पहली बार गठित की गई। लोक लेखा समिति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यह 1919 में पहली बार गठित की गई। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट का ऑडिट करना मुख्य कार्य होता है लोक लेखा समिति का, ये भी सत्य है। इनमें से 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सत्य है। लोक लेखा समिति के कार्यकाल का जो है कार्यकाल इनका होता है कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो ये सारे कथन सत्य हैं यहाँ पे। इसकी जो पहली बार यह गठित हुई थी यह 1919 में ही हुई थी और यह CAG द्वारा रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसका ऑडिट करते हैं और इसमें 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं और यह केवल 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाए, डी सही होगा। यहाँ पे सभी सत्य हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान समिति के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो समितियों के बारे में सही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद के युग की पहली प्राक्कलन समिति पहली बार 1950 में स्थापित हुई थी। 1950 में नहीं हुई थी, ये गलत है। तो 1950 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति को संसद के द्वारा अनुमोदित नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। जी हाँ, जो समितियां हैं वह इसीलिए गठित ही की जाती हैं कि वो जांच कर सकें। तो प्राक्कलन समिति को संसद के द्वारा अनुमोदित नीतियों पर सवाल उठा सकती है, उसको अधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक ऐसे सदस्य होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से दल से होता है। सो ये भी ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 व 4 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल 2, 3 व 4 सही है स्टेटमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आश्वासनों पर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वह इनमें से कौन सा सच नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसका गठन 1953 में किया गया था। जी बिल्कुल सत्य है, सरकारी आश्वासनों पर समिति जो गठित की गई थी वह 1953 में थी। इसका मुख्य कार्य सदन के पटल पर मंत्रियों द्वारा किए गए आश्वासनों व उपक्रमों की जांच करना और इन आश्वासनों और वादों की स्थितियों की रिपोर्ट करना है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो लोकसभा के लिए इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के लिए, ये भी सही है। लोकसभा के लिए यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए इसमें 10 सदस्य होते हैं।
जी ये बिल्कुल गलत है, 10 सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी या स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सच नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण और प्रबंध पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था। जल संरक्षण के बारे में पहला जो संसदीय मंच है वह कब गठित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1950, 2005 या फिर 1970 या फिर 1985। जल प्रबंध के लिए और उसके संरक्षण के लिए पहला मंच कब गठित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में जल संरक्षण और प्रबंध का पहला संसदीय मंच गठित किया गया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया। हमारा जो यूथ है उस पर पहला संसदीय मंच कब गठित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन है 2010, 2008, 2006, 1985। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में पहला यूथ जो है गठित हुआ था संसदीय स्तर पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर पहला संसदीय मंच कब गठित हुआ था। पहला संसदीय मंच जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करता है वह कब गठित किया गया था भारत के अंदर। सो वह किया गया था ऑप्शन नंबर डी यानी 2008 में। 2008 में गठित हुआ यह, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर यह पहला संसदीय मंच था, 2008 में गठित हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपदा प्रबंध पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपदा प्रबंध पर गठित पहली बार कब मंच हुआ था संसदीय मंच। 2011 में, 2010 में, 2009 में या फिर 2008 में। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2011 में गठित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2011 में आपदा प्रबंध पर पहला संसदीय मंच गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पर पहला संसदीय मंच कब गठित हुआ। बच्चों के लिए पहला संसदीय मंच कब गठित हुआ था। 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2006 में गठित हुआ था बच्चों के लिए पहला संसदीय मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। मौलिक अधिकार ऐसा बताते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बताते हैं, 5वीं अनुसूची बताती है या फिर संविधान की प्रस्तावना कहती है ऐसा। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमारा जो प्रस्तावना है संविधान की वह बताती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटी के लिए, और यह बताती है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या कहा गया है, कहाँ से ली गई है। सो यह स्वतंत्रता जो न्यायपालिका है संविधान की, यह कहाँ से लिया गया है, इसकी प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन से, यूएसए से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो संसदीय व्यवस्था है हमारे भारत देश की संविधान में वर्णित है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो जिन्हें कहते हैं वो प्रक्रिया ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से बात कर ले तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की से प्रस्तावना की जो भाषा है वह ली गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन सबको याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं। किसमें निहित है, राज्य की जो शक्तियां हैं वह किसमें निहित हैं। राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में। तो सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह हैं किसके पास, ऑप्शन नंबर सी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है उनमें ही सारी शक्तियां जो है समाहित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किसने किया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वह किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ वह कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, प्रस्तावना में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस मामले व किस हिस्से से नहीं है? कौन सा ऐसा केस हुआ था जो कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना निम्नलिखित में से जो है मामले का संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी यूनियन केस, उन्नीकृष्णन बनाम भारत संघ, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत और अन्य राज्यों का संघ, या फिर सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यह है जो ऑप्शन नंबर ए है, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था उसके तहत माना गया था। उसके बाद जो केरल का केस होता है सो उसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाने लगा। सो यहाँ पे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।